नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 100 पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और वक्त हो चला है आज एक खास प्रोग्राम का, जहां बात होगी पश्चिम बंगाल की राजनीति की और सुरक्षा व्यवस्था में जो एक ऐसा बड़ा और निर्णायक मोड़ देखने को मिला है, जिसने पूरे देश की नजरें एक बार फिर इस राज्य की तरफ मोड़ दी हैं, जहां अवैध घुसपैठ के खिलाफ एक बेहद सख्त और बड़े स्तर का अभियान शुरू कर दिया गया है। और इस पूरे फैसले ने राज्य की राजनीति से लेकर देश की सुरक्षा बहस तक को एक बार फिर गर्म कर दिया है, क्योंकि सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि अब बिना वैध दस्तावेजों के रहने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ कागजों पर नहीं रहेगी, बल्कि जमीन पर एक संगठित सिस्टम के तहत लागू की जाएगी। और इसी के तहत पूरे राज्य में होल्डिंग सेंटर्स बनाने का फैसला लिया गया है, जहां संदिग्ध गतिविधियों को रखा जाएगा, उनकी पहचान और दस्तावेजों की यहां पर जांच की जाएगी और उसके बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का रुख भी बेहद सख्त और स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जहां उनका संदेश लगातार यही सामने आ रहा है कि अब घुसपैठ और अवैध तरीके से रह रहे लोगों के लिए किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी और जो भी व्यक्ति नियमों के खिलाफ पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही वजह है कि ये पूरा मामला अब सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक और सुरक्षा अभियान के में बदलता देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह सख्त नीति वास्तव में सीमा पार से होने वाली घुसपैठ पर रोक लगा पाएगी? क्या होल्डिंग सेंटर्स का यह मॉडल सिस्टम को ज्यादा मजबूत बनाएगा? और क्या आने वाले समय में यह कदम पश्चिम बंगाल की राजनीति और सुरक्षा रणनीति को पूरी तरह बदल देगा? इस पूरी बड़ी तस्वीर पर आज हम विस्तार से समझेंगे और चर्चा करेंगे। और जब बात शुभेंदु अधिकारी की आती है और बीजेपी की आती है, तो अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और सबसे अहम कदम पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से यह लिया गया है कि राज्य में होर्डिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। और इसका सीधा मतलब यह है कि अब ऐसे विशेष सेंटर तैयार किए जाएंगे जहां उन लोगों को कुछ समय के लिए रखा जाएगा जिनकी पहचान, नागरिकता या दस्तावेजों को लेकर किसी भी तरह का शक होगा, ताकि उन्हें बिना जांच के सीधे बाहर ना भेजा जाए, बल्कि पहले पूरे तरह से उनकी जांच की जा सके और यह समझा जा सके कि वह भारत में कानूनी तरीके से रह रहे हैं या नहीं। इन होर्डिंग सेंटर्स में किसी भी व्यक्ति को सजा देने के लिए नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसे एक जांच और सत्यापन की जगह की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर हर व्यक्ति के दस्तावेजों को देखेंगी, उनके रिकॉर्ड की जांच करेंगी और ये तय करेंगी कि उनके कागज सही हैं या नहीं। और अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी या संदेह सामने आता है तो उसकी गहराई से जांच की जाएगी, ताकि किसी भी गलत पहचान या फर्जी दस्तावेज वाले मामले को पकड़ा जा सके। सरकार का कहना है कि यह कदम इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि लंबे समय से सीमावर्ती इलाकों में अवैध घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों के जरिए रहने के मामले सामने आते रहे हैं। और कई बार ये भी आरोप लगते हैं कि कुछ लोग गलत पहचान के साथ सरकारी सिस्टम में शामिल हो जाते हैं। इसलिए अब एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जिसमें हर संदिग्ध व्यक्ति को एक ही जगह पर रखा और उसकी पूरी जांच की जाएगी, ताकि किसी भी तरह की गलती ना हो और सिस्टम पूरी तरह साफ और पारदर्शित रहे। अगर जांच के बाद यह साबित हो जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध रूप से भारत में रह रहा है, तो उसे फिर आगे की कानूनी प्रक्रिया के बाद सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के हवाले किया जाएगा, ताकि उसे उसके मूल देश में भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। और इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा मकसद यही बताया जा रहा है कि बिना जांच के किसी को भी ना छोड़ा जाए और हर व्यक्ति की पहचान पूरी तरह साफ हो सके। अब सरल भाषा में समझें तो यह पूरा सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि जो लोग सही तरीके से भारत में रह रहे हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो, और जो लोग गलत तरीके से यहां अवैध रूप से रह रहे हैं उनकी सही पहचान हो सके और कानून के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जा सके। चलिए इसकी शक्ल को थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए क्लियर करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से आप देखेंगे ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है और काम करेगा। अब नजर डालें और देखें तो यहां पर आप देखेंगे कि
सभी जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाने के लिए जगह की पहचान अनिवार्य कर दी गई है ताकि हो सके। और इधर होल्डिंग सेंटर के लिए जल्द कार्रवाई शुरू की जाएगी, यानी कि जो लोग वहां पर हैं, जिन्हें रखा गया है, वो कहां से हैं, उनकी पहचान क्या है, ये पता लगाया जा सके। सुरक्षा के लिहाज से सीमावर्ती जिलों पर विशेष फोकस रखा जाएगा। रिपोर्ट होने तक होल्डिंग सेंटर में रखे जाएंगे घुसपैठिए। यानी कि परेशानी की बात उन लोगों के लिए नहीं है जो वैध हैं, परेशानी की बात उन लोगों के लिए है जो यहां गलत तरीके से रह रहे हैं। अब इस पूरे अभियान का दूसरा और सबसे निर्णायक हिस्सा डिपोर्टेशन, यानी देश से बाहर भेजने की प्रक्रिया है। और इसे सरकार ने बहुत साफ तरीके से 3 मुख्य चरणों में बांटकर लागू करने की योजना बनाई है। हर मामला पूरी जांच के बाद ही आगे बढ़े और किसी भी तरह की जल्दबाजी या गलती की गुंजाइश ना रहे। इस प्रक्रिया का पहला चरण है पहचान, जिसमें यह देखा जाएगा कि कौन व्यक्ति संदिग्ध है और इसके दस्तावेज या नागरिकता पर सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद दूसरा चरण आ जाता है जांच का, जिसमें उस व्यक्ति के सभी कागज, पहचान पत्र, रिकॉर्ड और उपलब्ध जानकारी को गहराई से चेक किया जाएगा ताकि यह साफ हो सके कि वह भारत में कानूनी तरीके से रह रहा है या नहीं। और फिर तीसरा और अंतिम चरण आ जाता है कार्रवाई का, जिसमें अगर जांच में यह साबित हो जाता है कि व्यक्ति अवैध रूप से देश में रह रहा है तो उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत हिरासत में लेकर आगे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। और इस पूरे सिस्टम में पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर काम करेंगी ताकि हर कदम पर निगरानी बनी रहे और किसी भी स्तर पर लापरवाही ना हो। क्योंकि सरकार का कहना है कि यह मामला सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई का नहीं है, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमा व्यवस्था से जुड़ा हुआ गंभीर विषय है। अब इस अभियान की खास बात यह भी है कि निगरानी सिर्फ सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि शहरों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डे, भीड़भाड़ वाले जितने भी इलाके होते हैं वहां पर सुरक्षा और जांच को बढ़ा दिया जाएगा ताकि अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति कहीं भी छिपकर रह रहा हो तो उसे भी समय रहते पकड़ा जा सके, उसकी पहचान की जा सके। सरल भाषा में मैं आपको समझा दूं तो यह पूरा सिस्टम इस सोच पर आधारित है कि पहले सही व्यक्ति की पहचान हो और फिर उसकी पूरी जांच हो, उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाए ताकि कानून के अनुसार ही कार्रवाई हो और देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रहे। और चलिए अब इसको थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं और इस पिक्चर को क्लियर करते हैं। और ग्राफिक्स में आप देखेंगे किस तरीके से पॉइंट्स दर पॉइंट्स आपको समझ में आएगा कि अवैध घुसपैठियों पर कैसा प्रहार हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन 23 मई 2026 को आदेश जारी हुआ। देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का जिक्र हुआ। इधर होर्डिंग सेंटर में रखे जाएंगे अवैध विदेशी नागरिक और दूसरी तरफ सजा पूरी कर चुके विदेशी कैदियों को भी रखा जाएगा। यानी कि अब एक ऐसी जगह अब बनाई जा रही है जहां पर सही और गलत व्यक्तियों का चयन होगा और उसके हिसाब से भारत में रहने की अनुमति दी जाएगी। और अब इस पूरे सुरक्षा अभियान का तीसरा और बड़ा और बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़ा हुआ, जहां पश्चिम बंगाल सरकार ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को कई जगहों पर जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और इसका सीधा मकसद यह है कि बॉर्डर पर सुरक्षा ढांचा और मजबूत किया जाए ताकि घुसपैठ, तस्करी, अवैध आवाजाही जैसी गतिविधियों को पूरी तरह रोका जा सके। क्योंकि यह सीमा लंबे समय से देश की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक मानी जाती रही है। सरकार का मानना है कि जब तक सीमा पर मजबूत फेसिंग आधुनिक निगरानी व्यवस्था, पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद नहीं होंगे, तब तक घुसपैठ की समस्या को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल रहेगा। और इसी वजह से अब जमीन ट्रांसफर के साथ साथ नई सुरक्षा चौकियों का निर्माण, कैमरा निगरानी सिस्टम, लगातार पेट्रोलिंग जैसी व्यवस्थाओं को भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके और किसी भी संदिग्ध मूवमेंट को तुरंत रोका जा सके। इस पूरी योजना का एक और बड़ा उद्देश्य यह भी है कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर सीमा सुरक्षा को एक मजबूत और एकीकृत सिस्टम की तरह चलाएं। क्योंकि सीमा सुरक्षा सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं है,
ये पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, विषय है। अगर यहां कोई कमजोरी रहती है तो उसका असर पूरे देश पर पड़ सकता है। और इसी बीच राजनीतिक स्तर पर भी यह मुद्दा काफी अहम बन गया, क्योंकि विपक्ष के नेता और इधर शुभेंदु अधिकारी लगातार ये दावा करते हैं कि जब तक सीमा पूरी तरह सुरक्षित नहीं होगी तब तक घुसपैठ पर पूरी तरह रोक लगाना संभव नहीं होगा। और इसलिए उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहा कि बॉर्डर पर सख्त निगरानी और तेज कार्रवाई जरूरी है। सरल भाषा में समझें तो यह पूरा कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि बॉर्डर पर किसी भी तरह की अवैध एंट्री को शुरू होते ही रोका जा सके। और इसके लिए जमीन, सुरक्षा बल और तकनीक तीनों को एक साथ मजबूत किया जा सके, ताकि एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सके जिसमें घुसपैठ की कोई भी कोशिश सफल ना हो पाए और सीमा पूरी तरह सुरक्षित रहे। चलिए अब आपको इसको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं और आप देखेंगे कैसे पॉइंट दर पॉइंट आपको समझ आएगी ये पूरी रेखा जो तैयार की गई है। 9 साल का काम 9 दिन में 9 जिलों में बीएसएफ ने 127.32 किलोमीटर जमीन मांगी। ममता सरकार ने महज 8 किलोमीटर जमीन ही सौंपी। उधर शुभेंदु सरकार 45 दिनों में पूरी जमीन सौंपेगी। पहले चरण में आप देखेंगे कैसे पहले चरण में 27 किलोमीटर की प्रक्रिया शुरू हुई। यानी कि अब आप पूरा देखेंगे कैसे बंगाल की सियासत अब बदलती नजर आ रही है। बंगाल की सियासत का मेन मुद्दा जो था अब हकीकत तौर पर जमीन पर नजर आ रहा है। इस पूरे सुरक्षा अभियान में चौथा और बेहद संवेदनशील हिस्सा सामने आता है जिसे चिकन नेक कॉरिडोर कहा जाता है। और यह भारत के नक्शे में एक बहुत ही पतली लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण जमीन की पट्टी है जो पूरे उत्तर पूर्व भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। और इसी वजह से इस इलाके को देश की सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों में गिना जाता है, क्योंकि अगर यहां किसी भी तरह की सुरक्षा में चूक होती है तो उसका असर सीधे पूरे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है। और इसी कारण अब सरकार इस पूरे क्षेत्र को और मजबूत सुरक्षा घेरे में लाने की दिशा में काम कर रही है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती, आधुनिक निगरानी प्रणाली, हाईटेक कैमरा नेटवर्क, मजबूत फेंसिंग जैसी व्यवस्थाओं को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। इस पूरे इलाके में 24 घंटे नजर रखी जा सके और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रोका जा सके। सरकार का मानना है कि यह इलाका सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, यह पूरे देश की रणनीतिक जीवन रेखा की तरह है। और अगर यहां सुरक्षा कमजोर होती है तो इसका असर केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा, आवागमन व्यवस्था पर पड़ सकता है। और इसी मुद्दे पर राजनीतिक स्तर पर भी लगातार चर्चा चल रही है। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि घुसपैठ और सीमा पार गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए ऐसे रणनीतिक क्षेत्रों में सुरक्षा और मजबूत करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक ऐसे संवेदनशील इलाकों में सख्त निगरानी नहीं होगी तब तक अवैध गतिविधियों को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल रहेगा। सीधे और आसान शब्दों में मैं आपको समझा दूं तो चिकन नेक कॉरिडोर देश की सुरक्षा का एक ऐसा दरवाजा है जिसे किसी भी हालत में कमजोर नहीं छोड़ा जा सकता। और इसी वजह से अब यहां सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं ताकि देश के इस बेहद महत्वपूर्ण हिस्से को पूरी तरह सुरक्षित रखा जा सके। और अब आप ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे कि कैसे इसको सुरक्षित बनाया जाएगा, कैसे यह काम करेगा। तो आप पॉइंट्स में देखिए और ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि कैसे बंगाल केंद्र सरकार में क्या समझौता हुआ। चिकन नेक की 120 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को सौंपी है और उधर आप देखेंगे कि चिकन नेक में 7 हाईवे प्रोजेक्ट भी सेंट्रल यहां पर एज इट इज ट्रांसफर हुए हैं। हाईवे जो 3 हाईवे प्रोजेक्ट सौंपे गए हैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को, 4 प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास हैं और अभी तक पश्चिम बंगाल में पीडब्ल्यूडी के पास थे। यानी अब आपने समझा ये सिस्टम कैसे काम कर रहा था और इस सिस्टम की डायरेक्शन अब कैसे बदल रही है। और अब इस पूरे घटनाक्रम में 5वां बड़ा और महत्वपूर्ण
हिस्सा नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA से जुड़ा हुआ है, जहां सरकार की तरफ से ये संकेत दिए जा रहे हैं कि नागरिकता की प्रक्रिया को अब और ज्यादा आसान और व्यवस्थित बनाया जाए, ताकि जिन लोगों के पास सही दस्तावेज हैं और जो नियमों के तहत नागरिकता के हकदार हैं, उन्हें बिना किसी परेशानी के उनका अधिकार मिल सके। लेकिन इसी के साथ साथ अवैध रूप से देश में रह रहे लोगों पर सख्त कार्रवाई भी लगातार जारी रहेगी, ताकि सिस्टम में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना रहे और हर व्यक्ति की स्थिति स्पष्ट हो सके। सरकार का कहना है कि इस पूरी नीति का मकसद दो तरफा है, एक तरफ योग्य लोगों को उनका हक देना और दूसरी तरफ अवैध घुसपैठियों पर पूरी तरह रोक लगाना। और इसी वजह से अब नागरिकता से जुड़े मामलों को ज्यादा पारदर्शी और तेज प्रक्रिया के जरिए निपटाने की कोशिश की जा रही है, ताकि लंबे समय से लटके हुए मामलों का समाधान भी हो सके और नए मामलों में भी जल्दी फैसला लिया जा सके। और इसी बीच ये भी साफ किया जा रहा है कि जिन लोगों के दस्तावेज सही हैं, जो भारत में वैध रूप से रह रहे हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। लेकिन जिनके कागज संदिग्ध पाए जाएंगे या जो बिना सही पहचान के रह रहे होंगे, उनके खिलाफ जांच और कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें डिपोर्टेशन प्रक्रिया में भी शामिल किया जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक माहौल भी लगातार गर्म हुआ है, क्योंकि एक तरफ सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सिस्टम सुधार का कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष और कुछ संगठन इस बात को लेकर चिंता जता रहे हैं कि कहीं इस प्रक्रिया में सामान्य और गरीब लोगों को अनावश्यक परेशानी ना झेलनी पड़े। हालांकि सरकार का दावा है कि कार्रवाई पूरी तरह नियमों के आधार पर और जांच के बाद ही की जाएगी। सीधे शब्दों में समझें तो यह पूरा सिस्टम इस बात पर आधारित है कि जो लोग सही तरीके से भारत में रह रहे हैं, उन्हें पूरा संरक्षण मिले और जो लोग गलत तरीके से यहां अवैध रूप से रह रहे हैं, उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कदम उठाया जाए, ताकि नागरिकता व्यवस्था पूरी तरह साफ और मजबूत हो सके। अब ग्राफिक्स में ये तस्वीर क्या कहती है और ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बंगाल में CAA लागू हुआ। 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए लोग सुरक्षित, यानी कि ये इस तारीख तक जो लोग आए हैं वो सुरक्षित हैं। नागरिकता कानून के तहत आने वाले समुदायों के लोग सुरक्षित। दूसरी तरफ समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई शामिल। इस कानून के तहत नहीं आने वाले घुसपैठिए माने जाएंगे, यानी कि ये कानून जब तक आया तब तक जो लोग यहां आ गए थे वो सेफ जोन में हैं, लेकिन जो इस कानून के तहत नहीं आते हैं वो घुसपैठिए हैं, उन्हें वापस भेजा जाएगा या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब इस पूरे मामले का छठा और आखिरी बड़ा पहलू है राजनीतिक बहस से जुड़ा हुआ, जहां यह मुद्दा अब सिर्फ प्रशासन या सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे राजनीति के सबसे बड़े टकराव का हिस्सा बन गया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे अभियान को पूरी तरह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बता रही है और उनका कहना है कि अवैध घुसपैठ को रोकना किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर सीमा पार से आने वाली अनियमित गतिविधियों पर रोक नहीं लगी तो इसका असर केवल एक राज्य तक नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल और कुछ मानवाधिकार संगठन इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस जांच और सत्यापन के दौरान उन लोगों को भी परेशानी हो जो लंबे समय से भारत में रह रहे हैं लेकिन उनके दस्तावेज अधूरे हैं या जिनके पास सही कागजात नहीं है। इसी वजह से यह मांग उठ रही है कि पूरी प्रक्रिया बहुत सावधानी और पारदर्शिता के साथ लागू की जाए, ताकि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान ना हो। हालांकि सरकार की तरफ से यह साफ कहा जा रहा है कि यह कार्रवाई पूरी तरह नियमों के आधार पर होगी और सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू की जाएगी जिनकी नागरिकता जांच में संदिग्ध पाई जाएगी, यानी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बिना सबूत या बिना जांच के कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और इसी आधार पर पूरा सिस्टम आगे बढ़ाया जा रहा है। इस बीच इस पूरे मॉडल की तुलना असम के हेमंत मॉडल से की जा रही है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ बेहद सख्त अभियान चलाया था और उस मॉडल को अब पश्चिम बंगाल में भी एक उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन फर्क यह है कि बंगाल की राजनीतिक स्थिति कहीं ज्यादा जटिल और संवेदनशील है, जहां हर फैसले पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है और हर कदम पर बहस तेज हो जाती है। अब इसको समझें तो यह पूरा मुद्दा
3 हिस्सों में बंट चुका है। सरकार इसे सुरक्षा का सवाल मान रही है, विपक्ष इसे मानवाधिकार और सामाजिक चिंता के से जोड़कर देख रहा है और प्रशासन इसे कानून व्यवस्था और नागरिकता सत्यापन की प्रक्रिया के रूप में देख रही है। और इसी टकराव के बीच ये पूरा मामला लगातार बड़ा होता जा रहा है और अब इस पूरे घटनाक्रम को अगर एक साथ जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है कि पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ, फर्जी पहचान, बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे लोगों के खिलाफ अब एक बड़ा और संगठित अभियान शुरू किया जा चुका है, जहां सरकार ने होर्डिंग सेंटर्स बनाने से लेकर जांच व्यवस्था को मजबूत करने और डिपोर्टेशन प्रक्रिया को तेज करने तक हर स्तर पर एक सख्त सिस्टम तैयार किया है। और इसका सीधा मकसद यही बताया जा रहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए और सीमा पार से होने वाली अनियमित गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। इस पूरे अभियान में सबसे अहम बात यह है कि अब कार्रवाई किसी एक स्तर पर नहीं होगी, बल्कि एक पूरे सिस्टम के तहत होगी, जहां पहले संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की जाएगी, उसके दस्तावेजों की जांच होगी, उसके बाद यह तय किया जाएगा कि वह व्यक्ति भारत में वैध रूप से रह रहा है या नहीं, और अगर जांच में वह अवैध पाया जाता है तो उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के हवाले कर दिया जाएगा, उसे उसके मूल देश में वापस भेज दिया जाएगा। और इसी वजह से इस पूरे मॉडल को अब एक सख्त और नियंत्रित सुरक्षा व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। इस पूरे माहौल के बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का रुख भी लगातार बेहद सख्त है, जहां उनका संदेश बार बार यही सामने आ रहा है कि अब अवैध घुसपैठ को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी लोग बिना वैध दस्तावेजों के देश में रह रहे हैं उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं है, सीधे तौर पर देश की सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। कुल मिलाकर अब यह साफ होता है कि आने वाले समय में यह अभियान और तेज होगा, निगरानी और मजबूत होगी, कार्रवाई का दायरा और बढ़ेगा और इसका सबसे बड़ा संदेश यही है कि सिस्टम अब पूरी तरह सख्त मोड में आ जाएगा। किसी भी तरह की लापरवाही या घुसपैठ को अब किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। पूरा प्रशासन एक ही दिशा में काम कर रहा है, कानून, सुरक्षा और सख्त कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ता नजर आ रहा है। यानी कि अब पश्चिम बंगाल में हमें यूपी की तरह सख्ती नजर आएगी और यहां पर हम देखेंगे कैसे अब यह अभियान एक सफलता के रूप में देखने को मिलेगा और जो वाकई हकदार है सरकारी चीजों का, उन्हें वो सारे सुविधाएं और सुख सुविधा मिल पाएगी। तो यह अभियान किस तेजी से आगे बढ़ता है, तमाम जानकारी TV 100 आप तक पहुंचाता रहेगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।